सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है दिल्ली में किसान सियासत परेशान। संदर्भ है देश में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन और कल होने जा रहा राष्ट्रव्यापी भारत बंद। पिछले 12 दिन से देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कल यानी 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। यह बंद यूं तो कांग्रेस संगठनों के द्वारा आयोजित है, लेकिन होड़ मची हुई है इसे समर्थन देने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की। वो तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ पिछले लंबे समय से कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर पाने में नाकामयाब रहे हैं, वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। कांग्रेस समेत शायद ही कोई ऐसा विपक्षी राजनीतिक दल है जो इसके समर्थन में अपना बयान जारी नहीं कर चुका है। कतार लगी हुई है, चाहे उसमें शरद पवार हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ समय से बैकफुट पर थी, विपक्षी दलों के इन समर्थन को लेकर अचानक आक्रामक हो उठी है। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यालय में भाजपा के तमाम नेता पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के संदर्भ में जो बिल हम लेकर आए थे उसके समर्थन में ये तमाम राजनीतिक दल पहले शामिल थे। शरद पवार की 10 साल पहले की लिखी हुई चिट्ठियां सार्वजनिक की जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जब वह खुद कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ये कृषि मंडी एक्ट में सुधार के संदर्भ में खुद पत्र लिखे थे। यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस विरोध कर रही है उसने अपने घोषणा पत्रों में इन सुधारों के संदर्भ में समर्थन जताया था। शिवराज सिंह चौहान अभी तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले एक पत्रकार वार्ता में वो बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी खुद इन सुधारों के समर्थन में थी। कुल मिलाकर मामला किसानों की समस्याओं को हल करने के स्थान पर अब सियासत की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दलील यह भी दी जा रही है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि जब सरकार से बातचीत चल रही है तो बंद के ऐलान की जरूरत क्या थी। संघ से जुड़ा हुआ भारतीय किसान संघ इस बंद के आह्वान से अपने आप को पीछे हटा ले गया है। उसका तर्क है कि बातचीत के माध्यम से समाधान की जब गुंजाइश है तो इस प्रकार के आयोजन की जरूरत क्या है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन की नजीर बना हुआ या पूरा मसला अचानक सियासत ही क्यों होता जा रहा है। जानने में दिलचस्पी भी हमारी इस बात को लेगी कि क्या बंद के ऐलान के माध्यम से और इसकी सफलता से क्या सरकार अपने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है कानूनों को रद्द न करने के संदर्भ में, क्या उससे कुछ विचलित हो पाएगी। जानने में दिलचस्पी इस बात की भी रहेगी आज अपने तमाम पैनलिस्ट के माध्यम से कि इस कृषि कानूनों को लेकर किसानों की इतनी नाराजगी अभी तक दूर कर पाने में सरकार नाकाम क्यों रह रही है। इन सारे मसलों पर बात करेंगे, लेकिन उन तमाम पैनलिस्ट से आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले समय है हमारे विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि सत्याग्रह की लड़ाई हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक जुल्मों के विरुद्ध और दूसरी अपनी दुर्बलता के विरुद्ध। जुल्मों के विरुद्ध लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो 3 कानून आए हैं इससे उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जो भी आंदोलनरत हैं वो इस निर्णय के खिलाफत कर रहे हैं इस भावना के तहत ही कि ये कानून किसानी के लिए, किसान के लिए बेहतर नहीं है। पर इसके साथ में जो तमाम विपक्षी दल आए हैं वो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिए हुए दूसरे कारण का अनुसरण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपनी दुर्बलता को दूर करने की कोशिश आंदोलन के माध्यम से तलाश रहे हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनीत पुनिया जी, सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभार के। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विचारक नेता। हमारे साथ में अभिमन्यु कोहड़ जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान महासंघ के, वह भी हमारे साथ में है। और हमारे साथ खास तौर पर आज जुड़ रहे हैं देश के शीर्ष शिष्ट पत्रकारों में शुमार प्रदीप कुमार सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा के सिलसिले को दिशा देने के लिए हम प्रदीप जी से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी जो लगातार इस देश में घटने वाले हर घटनाक्रम पर निगाह रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि 12 दिन से चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं पर फिर भी शांति के साथ है। सरकार बात कर रही है पर समाधान दे पाने में नाकाम रह रही है। और इन परिस्थितियों के बीच कल बंद का ऐलान और उसमें विपक्षियों का उत्साह प्रदर्शन, आपकी टिप्पणी प्रदीप जी। देखिए हिमांशु जी, मेरा मानना है कि जनतंत्र में सरकार को, जो भी सत्ता में है पार्टी जो सरकार में है, उसको लोगों की बात सुननी चाहिए।
जी। फिर वो समूह छोटा हो बड़ा हो, संख्या में कम हो ज्यादा हो, उसकी मांग तार्किक हो या अतार्किक हो, हर स्थिति में सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक और भी शर्त जुड़ी हुई है कि ये कोई भी बातचीत, ये किसानों से बातचीत हो, मजदूरों से हो, किसी और वर्ग से हो, वो कनपट्टी पर बंदूक लगाकर नहीं हो सकती है। जी। आंदोलन जिस तरह से, देखिए, किसानों की मांग सही है गलत है ये अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ है, अगर सरकार बातचीत करने के लिए राजी ना होती, अगर सरकार शुरू में ही कह देती कि आपकी जो मांगे हैं हम उनको नहीं मानते कि वो व्यवहारिक है, तार्किक है, इसलिए हम इनको अस्वीकार करते हैं, हम इस पर कोई बातचीत करने को ही तैयार नहीं है, तब ये रास्ता बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब आपने सरकार से बात करने की इच्छा जाहिर की, सरकार ने कहा कि बात करेंगे, और बातचीत में आप एक चार्टर ऑफ डिमांड लेकर गए, सरकार उन पर बिंदुवार बात करने को तैयार, और इस कानून में जो भी आपकी के हिसाब से संशोधन होना चाहिए उसको भी मानने के लिए राजी है। तो ऐसे में भारत बंद का ऐलान, मुझे लगता है कि इस पूरे आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले गया, और वो है आज राजनीतिक दलों का उसको समर्थन देकर जो स्थिति बदली है, ये किसानों के आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है। किसानों के आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा प्रदीप जी, क्या सरकार वाकई किसानों के साथ संवाद कर रही है या समय काटकर किसानों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही है? 5 दौर की बातचीत हो रखी है, किसानों की मांग एक ही है, इन तीनों कानूनों को आप रद्द कर दीजिए, हमें आपकी ये उदारता, आपका ये जो उदार मन के साथ हमारी भलाई के लिए बनाया गया कानून, ये हमें नहीं चाहिए। सरकार बात कर रही है पर कदम तो एक नहीं उठा रही है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, क्या आपको संदेह नहीं होता सरकार की मंशा पर? सरकार का मंशा समाधान करना नहीं बल्कि किसानों को थक हार के वापस अपने घर भेजना है, शाहीन बाग की तरह। जो सरकार में बात कर रहे हैं, जो सरकार में है, उनको मालूम है कि समय बर्बाद करने से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो पूरी तैयारी से आए हैं, 3 महीने 6 महीने 1 साल तक रुक सकते हैं। दूसरी बात, बातचीत कैसे होती है? बातचीत जब दोनों पक्ष बात करने को राजी हो तभी तो होती है। अगर केवल अगर किसान, आप जो कह रहे हैं कि उनकी एक ही मांग है कि इन तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए, तो फिर चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? क्यों ये बिंदुवार लेकर गए कि इस कानून में ये बदलाव कीजिए, इसमें ये बदलाव कीजिए, इसमें ये बदलाव कीजिए? ये तो किसानों की ओर से पेश किया गया ना जी। तो बातचीत हो रही है, इसका मतलब दोनों पक्ष बात करने के लिए राजी है। जब 3 दिसंबर की बातचीत हुई, उसके बाद किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है जी। तो जाहिर है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत है और उसमें कुछ सकारात्मक बातें आ रही हैं। अब बात है कि अगर किसान ये कहें कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए, तो फिर तो बातचीत की जरूरत ही नहीं है। फिर तो बातचीत की जरूरत ही नहीं है। प्रदीप जी का यह कहना है, प्रदीप जी का मानना है कि एक ठीक दिशा में आंदोलन जा रहा था, ठीक दिशा में बातचीत जा रही थी, लेकिन ये बंद का आह्वान और उस समय तमाम विपक्षी दलों का कूदना एक सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दे रहा है, दिशा बदल रही है। इसको लेकर प्रदीप जी की चिंता है। विनीत पुनिया जी लगातार असहमत हो रहे थे प्रदीप जी की बातचीत के दौरान। प्रदीप जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के सचिव हैं। कांग्रेस बड़े उत्साह के साथ इस आंदोलन में कूदी है, कोशिश कर रही है कोई कसर बाकी ना रह जाए इस आंदोलन में साथ दिखने की। जी विनीत जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस कोई उत्साह में नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हम चिंतित हैं हमारे अन्नदाता के लिए कि वो इतनी सर्दी में, आप माफ कीजिएगा, बड़ा आसान है स्टूडियो में बैठ के ये कहना कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और किसानों ने ये क्यों किया, किसानों की तो बातचीत चल रही थी, अच्छी चल रही थी। कृपा करके आप उन लाखों लोगों के बारे में सोचिए, उन किसानों के बारे में सोचिए जो अपना घर छोड़कर, अपने खेत खलिहान छोड़कर, अपने कामकाज छोड़कर आज दिल्ली में, दिल्ली की चारों सरहदों पर चारों तरफ पिछले 12 दिन से सर्दी के बावजूद बैठे हैं। उनके हिम्मत और उनकी मैं कहूंगा संयम की भी आपको प्रशंसा दाद देनी चाहिए कि वो इतने संयम के साथ बैठे हैं। हमें उनको सलाम करना चाहिए कि उनका हमारे सिस्टम में कितना विश्वास है कि वो आज इस
संयम के साथ हमारे साथ बैठे हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि प्रदीप जी ने एक बात बोली कि जब बातचीत चल रही थी तो तब आंदोलन क्यों, तब धमकी क्यों, तब कनपटी पे बंदूक क्यों, तब क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि भारत बंद हो। अगर मैं दो पक्षों में जवाब दूंगा, पहली बात जो कांग्रेस के बारे में बोली उसके बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जो किसान की बात बोली है जिस पे मुझे ज्यादा आपत्ति है मैं उस पर बात करूंगा जी। कि सबसे पहले तो किसान बहुत मजबूर है। आप कह रहे हो कि किसान बातचीत क्यों कर रहा है, अगर उसकी डिमांड यही है कि हम ये कानून को रद्द किया जाए। अगर किसान ये नहीं बताता कि इस कानून में ये कमियां हैं, तो आप लोग कहते हैं कि किसान को पता ही नहीं है कि उसको क्या कमियां हैं और वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। जब उसने बताया कि ये 29 कमियां हैं, तब ही आपको ये मानना पड़ा कि वास्तव में कमियां हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसान ने कब आपसे ये कानून मांगा था? किसान ने मांग की थी, कोई मांग पत्र आया था, कोई किसान यूनियन मिली थी, कोई भी तो कहे कि यस ये ठीक था और ये ठीक होना चाहिए, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये एमएसपी जो है ये व्यवस्था गलत है, इसको बंद कर दीजिए, ये एपीएमसी जो मार्केट है इनको बंद कर दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बड़े शॉर्ट में बात रख रहा हूं अपनी, मैं चाहूंगा कि मुझे बाद में मौका मिले। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसान कांग्रेस के बारे में कहा गया कि कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी है, उसका फर्ज है कांग्रेस को किसानों के साथ, देश के साथ, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कोई हमारी इसके लिए कितनी भी आलोचना करे कि हम राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन एज एन अपोजिशन हमारा फर्ज है, पहला दायित्व देश की जनता के साथ है, पहला दायित्व किसान के साथ है, पहला दायित्व देश के साथ है। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। अगर कांग्रेस, मैं आपको एक बात और भी याद दिलाऊंगा, कांग्रेस ने इन कानूनों का पहले दिन से विरोध किया है। जैसे ये संसद में आए, जैसे ही ऑर्डिनेंस आया, जैसे ही लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, हमने इसको विरोध किया। हमने कहा स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाइए, हमने कहा ये कानून हमें स्वीकार नहीं है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार बहुत जल्दी में थी। सरकार को जैसे लग रहा था कि अंबानी जी और अदानी जी नाराज हो जाएंगे, उनकी नाखुशी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ताबड़तोड़ जल्दी से, आपको मैं ये वो भी याद दिलाऊंगा कि कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद गांधी जी की मूर्ति के सामने रात को धरना दिया था। हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, संसद में रात को भी धरना चला। तो देखिए, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमें इस आंदोलन की कामयाबी के लिए, आपने काफी विस्तार से बात कही, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। मेरे पास में एक पत्र है जो यूपीए की सरकार थी, उसमें जिम्मेदार कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार जी थे। उनके पत्र की कॉपी आज सुबह से सभी जगह बढ़ रही है, आपके हाथ में भी आ चुकी होगी। उसके अंतर्गत स्वयं आपकी ही नेतृत्व की सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कदम उठाना है और उसके अंतर्गत प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए और इसके अंतर्गत इस पूरे सुधार को, एपीएमसी एक्ट को करने की जरूरत है। जानना चाहता हूं, और पूरी भाजपा यही सवाल कर रही है, जब आप सत्ता में थे तो यही सब चाहते थे, कर नहीं पाए, अब जब भाजपा के नेतृत्व की सरकार कर रही है तो इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट करेंगे इसके संदर्भ में नजरिए को। बहुत अच्छा वाजिब सवाल उठाया और धन्यवाद मैं करूंगा आपका जी। बहुत जरूरी था, क्योंकि बीजेपी का मिथ्या प्रचार करने में कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है। उनको मैं सलाम करता हूं। वो इतनी झूठी चीजें इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं जो हम सच्ची बातें भी नहीं कह पाते। जी। के लिए हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें झूठ बोलना नहीं सीखना चाहिए उनसे। तो बीजेपी जो ये प्रचार करना चाह रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं, सुधार एक चीज है, बंद करना दूसरी चीज है। कांग्रेस ने कभी भी इस सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं की थी। कांग्रेस ने ये जो कर रहे हैं वो हमने कभी नहीं कहा था। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये सुधार की जरूरत है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सुधार, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार का मतलब आप ये नहीं हो सकता कि आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें। सुधार होता है उसको बढ़ाना, उसको खत्म करना नहीं होता। हमारा अगर जो मैनिफेस्टो की बारे में बार बार ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, कांग्रेस ने अपने पत्र में लिखा था, लेकिन वो पत्र में पूरी बातें नहीं बताई जाती। मैनिफेस्टो पूरी बात नहीं बताता। आपको किसी भी आदमी का बोलने का
और काम करने का जो मापदंड है वो अलग अलग हो सकता है। नहीं तो आप बता दीजिए ना कि आपके अनुसार सुधार क्या था, इस पर रोशनी डालिए ना, आपके अनुसार सुधार क्या था, शरद पवार के पत्र की मंशा क्या थी, थोड़ा स्पष्ट करें ना, ताकि देश समझ पाए कि आप ये चाहते थे और भाजपा गलत बात कर रही है। देखिए, समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, मंडियों की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा मंडियां होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे थे कि मंडियां खत्म होनी चाहिए, हमने कहा था कि हर गांव, बड़े गांव के पास मंडी होनी चाहिए, पूरे देश में मंडियां होनी चाहिए। जो आज सिर्फ आप हरियाणा और पंजाब में देख रहे हैं वो एक अलग रूप है। बाकी देश में आप देखेंगे कि मंडियां नहीं है, आप देखेंगे बाकी जगह एमएसपी नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि सब जगह एमएसपी मिले, हम चाहते हैं कि सबको उचित फसल का मूल्य मिले। तो इसमें कोई दुर्भाव नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सुधार की गुंजाइश है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सुधार होना चाहिए। विनीत जी कह तो रहे हैं सुधार की गुंजाइश है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने चाहता कि मंडियों की संख्या बढ़े, पर मंडियों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में शरद पवार का पत्र यह कतई नहीं कहता है कि सरकार अपनी मंडियों की संख्या बढ़ाएगी। शरद पवार का पत्र स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि निजी क्षेत्र को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से ही कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार संभव है। पत्र की भाषा ही है। मैं फिर विनीत जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बार प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलता हूं। प्रेम प्रकाश जी, विनीत पुनिया जी का कहना है महारत है आपको झूठ फैलाने में, झूठ को प्रचारित करने में, झूठ को प्रसारित करने में। सवाल इस बात का है आपके साथ में जो जानने का कि भाजपा अचानक विपक्षी दलों के किसान संगठनों के समर्थन में आने से इतनी बौखला क्यों रही है? क्या आपको लग रहा था कि किसान जो तमाम जगहों से आकर दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, आप बातचीत में ऐसे ही टहलाते और बहलाते रहेंगे, थक हार के वापस लौट जाएंगे? अब सारे राजनीतिक दल इनके पीछे खड़े हो गए तो भाजपा को लगने लगा कि उसकी रणनीति विफल हो गई, तो इसलिए बौखला रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए आपत्ति कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो जो कुछ भी किया आप भी वही करना चाहते थे। थोड़ा रोशनी डालेंगे, इतना बौखला क्यों गए विपक्षी दलों का समर्थन मिलने से आप? नहीं, पहले तो मैं जो विवेक जी बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को बोल रहा हूं जी कि उन्होंने बड़ा साफ कहा कि देखिए कुछ लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। तो कांग्रेस का ये जो लिखने का तरीका मैनिफेस्टो में अलग है, शरद पवार जी का लिखने का तरीका अलग है, बोलने का अलग है, करने का अलग है, दिखाने का अलग है, सोचने का अलग है। तो ये जो बार बार अलग अलग इन लोगों के तरीके हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी उसी बात को उल्लेख कर रही है जी। और ये आज नहीं, जब संसद में ये बात गई है तब संसद में भी सारे जगह पे कहा गया जी। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं सुधार करना चाहते हैं जी, लेकिन बंद नहीं करना चाहते जी। तो आप ये बताइए, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो तीनों कानून बना है जी। उसमें कौन से कानून में लिखा है कि एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी? एपीएमसी वैसे भी स्टेट मैटर है जी। और कौन सा कानून में लिखा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी? जी। तो जब सुधार की बात है, सुधार की प्रक्रियाओं में आप जब चलते हो, आप 2012 में सब्जी फल ये सबको मंडियों से मुक्त किए। अपने छत्तीसगढ़ में ही देखे हम लोग, जो ये सरकार है, मुझे अच्छे से याद है कि जब धान खरीदी के मामले में बात चल रही थी, जोगी जी की सरकार थी, उस समय स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी थे, उन्होंने कहा मंडियों के माध्यम से नहीं खरीदेंगे, समितियों के माध्यम से खरीदेंगे। अब कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से और कारपोरेट, ये शब्द का अंतर हो गया। कारपोरेट सेक्टर का बोल देने पे ऐसा लगता है जैसे सारे पूंजीपति ही आ रहे हैं। आखिर जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कारपोरेट्स जो एक्ट बन रहा है, कंपनी एक्ट जी, तो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज बनाने को कंपनी एक्ट के तहत ही तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं, तो वो आप एक कंपनी बना के वही व्यापार कर रहे हो। आपके महाराष्ट्र में इसके प्रयोग भी हुए, सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे हैं। पहले कोऑपरेटिव खेती की बात की जाती थी, अब कारपोरेट शब्द जोड़ दिया। अच्छा, कारपोरेट शब्द कहां से आया? 91 के लिबरलाइजेशन से आया जी। आप लिबरलाइजेशन करते हो तो ठीक है, आपने तमाम चीजों में जो उस समय बहुत, अगर पुराना जाएंगे तो सारे गेट के समझौते आपने किए, सारे आप सुधार करते जाओ। तो हम जो है यहां पर जो बातें हो रही कि एमएसपी समाप्त,
जी। अच्छा, एमएसपी से आज भी सरकार ही तो खरीदती है जी और हमारी सरकार पिछले 5 सालों में चाहे धान हो या गेहूं हो, इनके पिछले 5 सालों की तुलना में 200 और 250 गुना ज्यादा दाम से खरीदी है। जी और दाल में तो लगभग 2,500-3 हजार गुना ज्यादा है। जी तो ये जो बातें कर रहे हैं, तो एमएसपी हमने समाप्त कहां किया, एक मार्केट और ओपन किया है। जी एक बार बार भ्रम फैलाया जाता है कि जो मार्केट ओपन है जी। इसके लिए कोई कानूनी नहीं है। मैं जी। उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जो उस कानून में ही बड़ा साफ है जी। कि जो भी मार्केट में रेट तय होगा, वो रेट क्या होगा, एक बेंचमार्क पे होगा। एक जो आपका मंडी एरिया है, उसका जो यार्ड है एपीएमसी, उसके लगभग होगा। तो मार्केट जो में रेट प्राइस जो तय होगी, उससे नीचे कोई भी नहीं बेच पाएगा। इसकी क्वालिटी ये खंड 5 में बहुत क्लियर है। तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि कुछ मुद्दों पर बातें थी, जैसे कि भाई कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उस पर शायद मुझको लगता है जो पिछले दिनों चर्चा चल रही है, और वो चर्चा चल रही थी, ये बात सही है। किसान जो वहां आंदोलन कर रहे हैं, अब उसमें भी बहुत सारे बातें हैं। मैं आपके भी चैनल पे सुना हूं, जो किसान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है, बहुत से किसान संगठनों की, कृषक समाज का क्या राय है। और जो हमने सुधार किया है, ये आखिर शरद जोशी जी कौन थे, शेतकारी संगठन के कितने बड़े आंदोलनकारी, वो सब लोग बोलते थे भाई कि किसानों के लिए एक नया मार्केट भी तैयार करो। और मंडियों में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में तो मंडी है ही नहीं, सारी मंडी डिफंग है जी। तो आखिर यहाँ जो आखिर एमएसपी पे सरकार ही तो खरीदती है। हम 15 क्विंटल यहाँ खरीद रहे हैं। मेरे 2-3 सवाल है प्रेम प्रकाश पांडे जी, जितनी विनम्रता के साथ में और जितनी किसानों के हितैषी के तौर पर आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसानों के लिए सबसे बेहतर आप ही सोच रहे हैं। किसान आपसे इतना ही तो चाहा था। हमारे साथ में कई किसान नेता बार बार इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने कहा इतनी नीयत साफ है, इतना ही किसानों का भला चाहते हैं, इतना ही किसानों के हित के लिए आप समर्पित हैं, तो इतने 3 कानून लाए, एमएसपी को लेकर भी कानून बना दे। इस देश में एमएसपी से नीचे खरीदना अपराध होगा। क्यों हाथ कांप रहे हैं आपकी सरकार के इसे कानून बनाने के संदर्भ में? किसानों की आय दुगनी करना आपको है। आप इस बात का बखान करते हुए भी नहीं थकते हैं कि हम 6,000 रुपए सालाना हर किसान को दे रहे हैं। आप खैरात दे सकते हैं, पर किसान अपनी मेहनत की वाजिब कीमत मांग रहा है, इसको सुनिश्चित करने में कांप क्यों रहे हैं? इसका कोई जवाब देंगे प्रेम प्रकाश जी हमें? हम कहां कांप रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं, एमएसपी जो है, आखिर एमएसपी पे सरकार खरीदती है, तो सरकार तो खरीद रही है और आगे भी खरीदेगी। एमएसपी पे कोई अन्य खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी। प्रेम प्रकाश जी, मैं फिर अपने माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, फिर से दोहराता हूं। आपने 3 कानूनों में दुनिया भर की लाइन लिखी। एमएसपी के संदर्भ में सारे किसान नेता एक ही बात बोल रहे हैं, हम सारी बात छोड़ देते हैं, आप एमएसपी के संदर्भ में कानून के अंतर्गत ला दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। कुछ कहेंगे इस पर प्रेम प्रकाश जी? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एमएसपी खत्म नहीं होगी। देखिए, एमएसपी का मतलब ही समझिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सपोर्ट प्राइस है, इट इज नॉट द एक्चुअल प्राइस नहीं है जी। और ये गवर्नमेंट किसानों को जब मार्केट में उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलता, तो उनके सपोर्ट के लिए प्राइस देती है, और उस सपोर्ट प्राइस पे सरकार खरीदती है। इसके लिए जितनी स्पष्टता से प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं, 2 रिपोर्ट हमारे पास है। एक शांता कुमार समिति की रिपोर्ट हमारे पास है, एक नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जिस एमएसपी को लेकर इतना बवाल है, जिस एमएसपी को लेकर बताया जा रहा है कि अगर बंद हो गए किसान तबाह हो जाएंगे, देश के कुल किसानों का 6% अभी एमएसपी का उपयोग करता है। और जो सरकार ये दावा करती है कि हम एमएसपी के लिए बेहद संवेदनशील हैं, उस सरकार की वास्तविक स्थिति यह है कि एमएसपी का निर्धारण एक 5 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है, जो अपनी सिफारिश सरकार को भेजती है। उसमें 5 सदस्य, एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है और 2 किसान होते हैं। जानकर देश अचंभित हो सकता है कि उस एमएसपी की कमेटी में जो किसानों के 2 पद हैं,
वो लंबे अरसे से रिक्त पड़े हुए हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ में हम अभिमन्यु कुहाड़ जी के पास में चलते हैं। अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस किसान आंदोलन के संदर्भ में, शांतिपूर्ण आंदोलन, पूरा देश अचंभित है, इतनी बड़ी संख्या फिर भी शांति बनी हुई, लेकिन इसके बीच में राजनीतिक दलों की एंट्री, आप उनके समर्थन का स्वागत करते हैं, मंच पर आने के संदर्भ में विरोध करते हैं। जानना चाहेंगे इस राजनीतिक दलों का आपके साथ जुड़ना आपके आंदोलन को कहां ले जाएगा? प्रदीप जी की चिंता है जन आंदोलन कहीं राजनीतिक आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? देखिए, वो हमारी बैठक हुई थी, उसमें हमने ये साफ किया था कि भाई यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी के बैनर और झंडे के बिना यदि आके किसानों का सहयोग और समर्थन करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और यदि खुद बीजेपी के नेता भी आना चाहें सहयोग और समर्थन करने के लिए तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, बिना अपनी पार्टी के बैनर के और झंडे के। पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रदीप जी जो चिंता जाहिर कर रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा हूं। मैं प्रदीप जी को बताना चाहूंगा कि 6 जुलाई को पूरे देश भर से ज्ञापन गया था प्रधानमंत्री जी के नाम कि हमारे इसमें ये कंसर्न है, आप इसको एड्रेस करने के लिए कोई बातचीत का मैकेनिज्म बनाइए। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग राज्यों में हमने किसान पंचायतें की, बड़ी बड़ी किसान रैलियां की, जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि भाई इन कानूनों में ये समस्या है और सरकार हमसे बात करे। लेकिन उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। अब जब लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं तो उसके बाद सरकार ये कई दौर की बातचीत कर रही है, और इन बातचीत में क्या हो रहा है मैं ये भी आपको बता देता हूं। ये बातचीत की जो 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है किसानों की तरफ से, उसमें मैं शामिल रहा हूं। तो इसमें जो सरकार, हमने 3 तारीख की बैठक में, देखिए अभी ध्यान देने योग्य बात यह है कि लगातार प्रधानमंत्री एक तरफ से यह प्रचार कर रहे थे कि किसान तो गुमराह किए गए हैं, किसान तो भ्रमित है, किसानों को तो मालूम नहीं है। तो ये बताने के लिए कि भाई किसान जागरूक है, किसान भ्रमित और बहकाया नहीं गया है, इसके लिए हमने 3 तारीख की बैठक में एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताया कि इन कानूनों में क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे हमने ये बताया कि जब जब जो सरकार का रोल है वो प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कम होगा तो किसानों का शोषण बढ़ेगा। हमारे सामने उदाहरण है बिहार का। बिहार में 2006 में सरकार का रोल बिल्कुल खत्म हो गया प्रोक्योरमेंट सिस्टम में। आज देखिए बिहार में क्या सिचुएशन है। वहां मक्का जो मुख्य फसल है उसका सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, तो वो व्यापारी खरीद रहा है 500 से 600 रुपया क्विंटल। यही कारण है कि बिहार के किसान खेती छोड़ के आज मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे सामने तमिलनाडु का जो बहुत छोटे स्केल पे हुआ उजावर संथई मार्केट योजना, जिसके तहत सरकार ने प्रोक्योरमेंट सिस्टम में अपना रोल बढ़ाया। तो उसका नतीजा ये रहा कि जो किसान है ओपन मार्केट के मुकाबले, दूसरी मार्केट से मुकाबले, किसान को अपने उत्पाद का 25% ज्यादा रेट मिलता है और ग्राहक को दूसरे मार्केट के मुकाबले 20% कम रेट पे अपना सामान मिलता है। तो ये जब सरकार का रोल रहेगा प्रोक्योरमेंट सिस्टम में तो ही किसान का भला होगा, पहली चीज। दूसरी बात, हमने 3 तारीख वाली बैठक में कई मुद्दे बताए, उनमें से मुख्य मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं। हमने दूसरा मुद्दा ये बताया कि भाई आप देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा नंबर 2B में ये कहा गया है, यदि नॉन पेरिशेबल आइटम्स का रेट 50% बढ़ा और हॉर्टिकल्चर वाले का 100% बढ़ा तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लग जाएगी। लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसान पे लगेगी, लेकिन किसी कंपनी वाले पे नहीं लगेगी। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है उसकी धारा नंबर 8B और धारा नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी स्पॉन्सर यदि किसान की जमीन लेता है तो वो उस जमीन के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोन ले सकता है। अब आप मुझे बताइए हिमांशु जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे देश में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा। तो जो लोन मिलेगा उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो किसान की जमीन पे मिलेगा। और अब उसमें भी आगे 2 बातें लिख दी गई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो स्पॉन्सर के पास 2 ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो उस स्ट्रक्चर को तोड़ के किसान की जमीन वापस एडीपीज लौटाए या फिर उस स्ट्रक्चर पे मालिकाना हक किसान का हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पे लोन था वो भी किसान के मत्थे चढ़ जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब जो 5 तारीख को मीटिंग हुई उसमें हमने सरकार के प्रतिनिधियों से ये कहा कि भाई आप अपनी तरफ से कंक्रीट प्रपोजल दीजिए। हमने तो ये बता दिया इन कानूनों में क्या क्या गलतियां हैं, आप हमें कंक्रीट प्रपोजल दीजिए। क्योंकि हमें ये साफ लगता है जब नए सिस्टम के तहत एक प्राइवेट मंडी खुलेंगी जिसमें कोई टैक्स नहीं होगा तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अपने आप 2-2.5 साल में कोलैप्स कर जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हमने उनको कहा आप हमें कंक्रीट प्रपोजल दीजिए। उसके बाद सरकार के जो अधिकारी थे, जो नेता थे, वो बार बार बातों को घुमाते रहे। उसके बाद हमें विवश होकर हमें वहीं पे मौन व्रत के रूप में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करना पड़ा मीटिंग के अंदर। और हमने अपनी फाइलों के सामने फाइलों के ऊपर यस और नो लिख दिया। उसके बाद हम
टेबल से दूर होकर बैठ गए। हमने कहा जी आप कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल तो दीजिए, आप बातों को घुमाइए मत। तो हमने ये साफ कहा यदि सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है तो वो ले। हमने अब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण रखा है और आगे भी जिम्मेदारी है उसको शांतिपूर्ण रखने की, और हम रखेंगे उसको शांतिपूर्ण। यदि सरकार ये सोचती है कि समय के साथ आंदोलन कमजोर होगा तो ये सरकार गलत सोच रही है। समय के साथ आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली आगरा बॉम्बे हाईवे को मध्य प्रदेश के किसानों ने उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया है। तो सरकार जो ये एक तो दोहरे मापदंड अपना रही है ये उचित नहीं है। इस समय देश का अन्नदाता वो अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और देश के अन्नदाता की बात सुनी जानी चाहिए। और अंत में मैं हिमांशु जी ये बात कहना चाहूंगा, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना छोड़ दीजिए, राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दीजिए। इस समय किसान संकट में है और कड़कड़ाती ठंड में वो सड़क पे है। तो इसीलिए जो अन्नदाताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने पर हमारी सरकार ध्यान दे। और हमारा ये आंदोलन निर्णायक है, हमारी मांग स्पष्ट है। जो तीनों कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, पराली जलाने को लेकर जो किसानों का शोषण हो रहा है उसे बंद किया जाए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द किया जाए। और मैं आपको आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा, 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे तो खुद ये उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। इसमें उनका आर्ग्यूमेंट ये था मोदी जी का कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाना चाहिए उनको बना के। वो रिपोर्ट हमारे पास है अभी भी, उसके पॉइंट नंबर B3 में ये बात लिखी गई है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो अब अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वित्तीय संकट है, वित्तीय घाटा है। तो जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग पे जो इन्होंने वादा किया था C2 प्लस 50% के हिसाब से देने का, उससे भी ये मुकर गए थे। तो ठीक इसी तरीके से ये इनसे मुकर रहे हैं। और हमें एक बात समझनी चाहिए कि भाई जो किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं, जो आप जबरदस्ती का किसानों का भला करना चाह रहे हैं, क्या ये कानून बनाने से पहले आपने किसी भी किसान संगठन से बात की? क्या आपने नहीं की? आप कोरोना वायरस की महामारी के बीच में ये अध्यादेश लाते हैं क्योंकि आपकी सोच ये थी कि भाई इस दौरान किसान आंदोलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी सोच को गलत साबित करते हुए किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया और आज के दिन आजादी के बाद से ये किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है। सबसे महत्वपूर्ण बात आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। अभिमन्यु जी, एक सवाल जो जहन में है सबके, प्रदीप जी ने वो उस सवाल को पूछा था कि जब बातचीत चल रही है, जब आपकी संवाद के साथ संवाद अदायगी हो रही है सरकार के साथ, तो ऐसे में बंद का आह्वान किस लिए? हमने ये बात बहुत पहले से स्पष्ट कर दी थी जी कि भाई अगर ये कोई बात नहीं बनेगी, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो समय के साथ हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसीलिए 4 दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली आगरा बॉम्बे हाईवे को बंद कर दिया। तो देखिए ये एक समझने की बात है, हम रणनीति के तहत ये कर रहे हैं। यदि सरकार इस बातचीत को और ज्यादा लंबा खींचेगी तो हमारा आंदोलन और भी अधिक तेज होगा और उसी के तहत हमने ये सरकार जितना इसे खींचने की कोशिश करेंगे हम आंदोलन को उतना तेज करेंगे, ये कहना अभिमन्यु कोहड़ जी का। लेकिन मैं वापस लौटता हूं प्रदीप सिंह जी के पास। और प्रदीप जी, आपसे जानना यह चाहता हूं कि भाजपा के 2 शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके संदर्भ में पिछले 6 साल का, चाहे तो 2 दशक का अनुभव ये देख सकते हैं कि इन्हें जनता की नब्ज काफी बेहतर पता होती है। ये अपने खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा नहीं होने देते, कदम समय रहते उठा लेते हैं। जमीन अधिग्रहण का विषय आया था, लगा कि विरोध की स्थितियां हैं, वापस ले लिए। SC/ST के संदर्भ में हाईकोर्ट का आदेश आया, गिरफ्तारी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का, तुरंत समझ में आया, संशोधन कर दिए। क्या आपको लगता है कि किसानों के संदर्भ में मर्म को समझ पाने में, नब्ज को समझ पाने में इस बार चूक गई सरकार और उलझ गई है, या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चल रहे हैं सुलझा लेंगे? नहीं, देखिए सरकार क्या करेगी, क्या कर पाएगी हिमांशु जी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, ये सारी बातें सुनने के बाद वैसे भी मेरा मानना है और तमाम कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आएगा क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करेगा।
जी उससे देखिए प्राइस का मामला नहीं, ये मामला है किसानों की आमदनी बढ़ाने का। जी अब मैं अभी आपने शरद पवार की चिट्ठियों की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जी एक ट्वीट है मेरे सामने मेरे फोन पर जी कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जी 27 जुलाई 2016 का जी सुबह 11 बजे उन्होंने ट्वीट किया है। जी अंग्रेजी की 3 लाइनें हैं, पढ़ देता हूं। जी Had the Akalis not cancelled the deal, at least 1.5 lakh farmers of Punjab would have tripled their incomes. जी उसमें उन्होंने आगे लिखा कि मैं रिलायंस रिटेल को ले आया था, वो जी। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, 1.5 लाख किसानों की आमदनी 3 गुना हो जाती, लेकिन अकालियों ने उस डील को रद्द कर दिया, किसानों का नुकसान किया। जी अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, जी वो कांग्रेस के हिसाब से तो वो अंबानी और अडानी के दोस्त नहीं है। जी बात ये है कि जो भी किसानों की और कृषि की स्थिति सुधारना चाहता है, वो उसको ये मालूम है कि इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। 86% किसान जो है वो सीमांत और छोटा किसान है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर जमीन है। जी वो उसकी खेती कभी वायबल हो ही नहीं सकती है। उसके लिए इस कानून के तहत जो 10,000 एफपीओ बनाने की बात है, जब तक उस तरह के सुधार नहीं होंगे ये बदलाव नहीं होगा। अभी तक की बाकी सरकारों ने क्यों नहीं किया? जी सबको मालूम है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, जी इसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ जलने का अंदेशा है। जी नरेंद्र मोदी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है। मुझे नहीं मालूम कि वो पीछे हट जाएंगे या अपनी बात पर टिके रहेंगे। किसान कहां तक अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात, जो भी किसानों के हितैषी हैं, किसान संगठन के लोग हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा। हम धान पैदा किए जा रहे हैं, 380 लाख टन चावल जो है गोदाम में पड़ा है 3 साल से। जी अगले 1-2 साल में ये खराब होना शुरू हो जाएगा। जी धान पंजाब और हरियाणा पैदा कर रहे हैं, जो धान चावल खाते नहीं। जी वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि इस धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा बाजार को खोलेंगे नहीं आप जब तक। देखिए इस कानून से न तो मंडी बंद हो रही है और न ही एमएसपी खत्म हो रही है। मैं प्रदीप जी आपसे एक सवाल करूंगा, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल, अभिमन्यु जी मैं आपके पास आऊंगा, अभिनीत जी आपके पास भी। मेरा सवाल यह है कि आपने जो यह बात कही कि निवेश जरूर चाहिए कृषि के क्षेत्र में, तभी सुधार हो सकता है। छोटे छोटे किसान हैं, पर उन किसानों को निजी क्षेत्र के शोषण से बचाने की जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं है? अगर किसान ये मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी का कानून ला दीजिए ताकि निजी क्षेत्र के लोग आए, तो वो किसानों का शोषण करने का उद्देश्य पूरा ना कर पाए, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री ये तो बोलने के लिए तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, पर किसान एक भरोसा चाहता है कि जैसे 3 कानून बना दिए, एमएसपी का भी कानून बना दीजिए, तो सरकार मानने से हिचकिचा रही है। क्या आपको इस हिचकिचाहट में कोई खोट दिखाई नहीं देता, कोई आशंका दिखाई नहीं देती? प्रदीप जी, निजी क्षेत्र के संदर्भ में क्या आपका अनुभव बोलता है कि वो आएंगे और इनकी खुशहाली ही लेकर आएंगे? क्या निजी क्षेत्र के शोषण की कहानियां इतिहास के पन्नों में हमने नहीं पढ़ी है? क्या कहेंगे प्रदीप जी आप? देखिए ऐसा है कि शोषण की कहानियां हमने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी हैं जी, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं इन कानूनों के संदर्भ में जी, इसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि फसल लगाने से पहले दाम तय होगा। जी, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार एमएसपी को, और किसान संगठनों की भी मांग है कि क्यों नहीं सरकार एमएसपी को कानूनी रूप से कंपलसरी कर देती। जी, आप मान के चलिए जिस दिन ये होगा उस दिन किसान की हालत और बुरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला खरीदेगा नहीं। जी, जो ब्रेड बनाने वाला, बिस्किट बनाने वाला, कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाला आज किसानों से खरीद रहा है अनाज, अगर उसको वो दुगने दाम पर मिलेगा तो वो आगे चल के दुगने दाम पर बेच नहीं सकता, हम आप खरीद नहीं सकते। तो आप कर दीजिए, कोई राज्य सरकार, भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो यही तो एमएसपी के संदर्भ में संकट है। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि एमएसपी अगर कानून बन गया तो निजी क्षेत्र पीछे हट जाएगा,
वो यह दाम देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, और जब ये दाम देने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर होगा क्या? विनीत जी लगातार हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार विनीत जी की बात सुनता है। जी विनीत जी। देखिए, सच्चाई सामने आई गई है जी। दो चीजों के मामले में मैं कहूंगा कि बहुत साफगोई से प्रदीप जी ने और भाजपा नेता पांडे जी ने अपनी बात रखी। जी। दोनों साफ साफ तौर पर, क्या आप नहीं देख रहे कि पूंजीपतियों के हक में बैटिंग कर रहे हैं, खुल के बैटिंग कर रहे हैं? जो आदमी किसान की बात कर रहा है, ये उसको देश विरोधी तो नहीं बता रहे, लेकिन उससे पीछे नहीं हट रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उसको किसान के खिलाफ है। मतलब सारी समस्या का इलाज जो है सिर्फ निजी क्षेत्र के पास है। ये कैसी बातें हैं? क्या ये सही वक्तव्य है? क्या ये सही आकलन है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। साफ साफ सी बात है। नंबर एक बात, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नंबर दो बात, आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि आपने, मैं सरकार को कह रहा हूं, मैं पांडे जी को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना सलाह मशवरा किए, बिना चर्चा किए, बिना मांग के, बिना स्टेक होल्डर से किसी भी डिस्कशन किए, किसान यूनियन से जो बात आज कर रही है कांग्रेस के बारे में, आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस करवा रही है। मैं उनसे पूछूंगा, माफ करिए, कि आपने क्या पहले इनसे पूछा था? क्या आपने पहले इनसे सलाह नहीं करनी चाहिए थी? आप तो सत्ता के घमंड में इतने चूर थे, आपने पहले कहा हरियाणा आगे नहीं आने देगा। हरियाणा के अंदर बॉर्डर सील किए गए, रास्ते में अड़चने डाली गई, उनको लाठीचार्ज हुआ, उन पे कैनन, वाटर कैनन छोड़ दिए गए, गैस छोड़ी गई। अब जब किसान आ गए हैं तब आप कह रहे हैं कि हम तो बातचीत कर रहे थे। कितने भोले हैं आप जी। माफ कीजिए, देश भोला नहीं है, देश जानता है। देश ने तो तस्वीरें देखी हैं कि इस किसान विरोधी सरकार ने किस तरह से आतंकित करने की कोशिश की थी, किस तरह से किसानों पे हमला बोला था। ये देश कभी माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी। ये देश कभी माफ नहीं करेगा, विनीत जी का ये कहना है। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश जी के पास वापस आता हूं, और प्रेम प्रकाश जी, जो टिप्पणी प्रदीप जी ने कही, जो आशंका उन्होंने जताई एमएसपी कानून के संदर्भ में कि निजी क्षेत्र फिर बिचक जाएगा, आपसे सवाल यह है कि आप हित चाह रहे हैं किसान का, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, यह सरकार की पहली जिम्मेदारी है सुनिश्चित करने की। एमएसपी उसका एक माध्यम है। आप उस माध्यम को कानून बनाने से बच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली हम ही लाएंगे, किसानों के जीवन का सुनहरा दौर अब ही आएगा। थोड़ा समझाएंगे, उनकी दाम का, फसल का सही मूल्य मिलेगा नहीं और खुशहाली आ जाएगी कैसे? थोड़ा हम लोग समझें। देखिए, पहली बात तो एमएसपी बहुत क्लियर है जी कि एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदती है और गवर्नमेंट एफसीआई में जितनी उसकी जरूरत है उतना खरीदती है जी। जितना किसान पैदा करता है वो सारा का सारा नहीं खरीदती जी। हमारे छत्तीसगढ़ में ही 43 लाख किसान हैं, लेकिन 19 लाख किसानों का मात्र 15 क्विंटल धान ही एमएसपी पे खरीदा जाता है जी, बाकी नहीं खरीदा जाता। तो एमएसपी जो थी पहले वो थी ही जी। एमएसपी पे मंडी में या अन्य जगह जो किसान बेचना चाहे बेचे, उसके अतिरिक्त जो है अगर नहीं जाकर के बेचने को अवसर मिल रहा है, वो इस कानून से वो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं पूंजीपति का, निजी निवेश का, साहब 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आप ही के द्वारा लाया गया है जी। आप ही के लोगों के द्वारा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और आपका जो है डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो चीजें लाई गई, तो उस मामले में जहां पर भी पब्लिक सेक्टर और जो प्रोक्यूरमेंट है वो एमएसपी के माध्यम से सिर्फ इसलिए है, मैंने पहले ही कहा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इट इज नॉट द एक्चुअल प्राइस। और ये किसानों के सपोर्ट करने के लिए, आपने भी बताया कि 6% लोगों का ही हो रहा है, बाकी के धान कहा जाते हैं, बाकी के बिल्कुल आज मंडी एक्ट होने के बावजूद भी, एपीएमसी एक्ट होने के बावजूद भी आप उनके दाम, उस दाम पे नहीं खरीद पाते। मंडी में आज भी आड़तीये जो सरकार खरीदती, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मैं फिर से अपने सवाल को दोहराता हूं आपसे। आपका उद्देश्य क्या है? किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना या कुछ और? किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या
प्रेम प्रकाश पांडे महसूस नहीं करते कि उनकी मेहनत का उचित दाम मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए? क्या प्रेम प्रकाश पांडे जी ये महसूस नहीं करते हैं कि आज भी इस देश का बहुसंख्यक किसान अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं पाता? 2, तीसरा आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि 6% किसान एमएसपी का लाभ लेते हैं। सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 6 को 66 पहुंचाए, 6 को 96 पहुंचाए, या ये 6 भी खत्म हो जाए? थोड़ा रोशनी डालेंगे? नहीं जी देखिए, मैं इसको बता रहा हूं, एमएसपी पे आप जितना खरीद सकते सरकार उतना खरीदेगी जी। उसके अलावा के लिए बहुत क्लियर है कानून में जी। कि एक क्लियर प्राइस रेफरेंस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट ओवर द एबव द गारंटेड प्राइस इंक्लूडिंग बोनस और प्रीमियम टू एंश्योर बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर एंड सच प्राइस रेफरेंस में बी लिंक टू द प्रिवेलिंग प्राइसेस in the specified APMC yard or electronic trading and transaction platform। मतलब जो बाहर भी रेट होगा वो लगभग इसके इक्विवेलेंट ही होगा जो पहले से तय होगा। पांडे जी, आप तो सार्वजनिक जीवन में है, अनेकों बार विधायक रह चुके हैं। धान 2500 रुपए में बिकने वाला छत्तीसगढ़ में खुले बाजार में 1200, 1300, 1400 रुपए में किसान बेचने के लिए मजबूर होता है। इस सच को आप जानते हैं। आप ऐसी बात कार्यक्रम में कहें थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब मैं इस पर सवाल नहीं करता कि कानून में क्या है, कानून में क्या नहीं है। जानने का विषय यह है कि केंद्र में बैठी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से निपटेगी कैसे? विपक्षियों पर चिल्लाकर, विपक्षियों पर दोषारोपण करके, किसानों को कुछ और करार देते हुए? पहले तो आप इन्हें किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहके हुए लोग, आड़तिये, बिचौलिए, केवल पंजाब के। अब जब पूरे देश से जन समर्थन जुट रहा है तो ऐसे में अब विपक्षियों का आरोप जानने में दिलचस्पी है। आप भाजपा के कुशल रणनीतिकारों में शामिल माने जाते हैं। कैसे निपटेंगे इससे? कैसे उभरेंगे? कैसे अपनी साख को वापस कायम करेंगे? जानने में दिलचस्पी है देश की। थोड़ा राहत बताएंगे? देखिए मुझे लगता है कि अभी बातचीत चल रही है, कृषि मंत्री जी और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के मामले में, आपको याद होगा जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को उन्होंने विड्रा किया था जी, तो उन्होंने साफ कहा था कि देश में किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति दुखी हो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी बहुत अच्छा था जी, और किसानों को और ज्यादा। जी। मुझको लगता है कि वो पूरी तरह सक्षम है और समझते हैं और वो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आलू से क्या निकलेगा और किससे क्या बनेगा। और इसलिए वो किसान को भी समझते हैं, इस देश को समझते हैं और ऐसे तमाम आंदोलन और आंदोलनकारियों के साथ बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से सही रास्ते पे सही निर्णय और सबका साथ सबका विश्वास लेकर के चलने का जो उनका संकल्प है उसमें हमें भरोसा है कि उसमें भरोसा है। स्वामी इंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के। इंद्र साहब, आप लगातार हमारे पैनलिस्ट की बातचीत को सुन रहे थे। प्रेम प्रकाश पांडे जी बता रहे हैं कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका संकल्प है वो किसी को भी उदास, किसी को भी दुखी, किसी को भी निराश नहीं देख सकते। जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम किसान बड़ी संख्या में दिल्ली तक आकर इकट्ठे हुए हैं, अभी तक अपना दुख, अपनी निराशा, अपनी कुंठा, अपनी पीड़ा देश के नेतृत्व को बता पाने में नाकाम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी पीड़ा, आपका दर्द हुक्मरानों तक पहुंच गया होता तो समाधान निकल गया होता। कहां चूक गए आप लोग स्वामी जी? देखिए मित्र हिमांशु जी, आप देख रहे हैं कि किसान चलकर दिल्ली आया जी, पर दिल्ली की केंद्रीय सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पर किसानों को दहलीज पे रोक दिया गया जी। देख दुर्भाग्य तब हुआ जब साथ लगते प्रदेश हरियाणा से पंजाब के साथी जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो राष्ट्रीय मार्ग को बाधित किया गया। वहां किसानों पर वाटर कैनन छोड़े गए, किसानों पर जो है लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़े गए, राष्ट्रीय मार्ग तक खो दिए गए। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती, किसानों को किए वादों से सरकार पिछड़ना चाहती है। अपने मैनिफेस्टो में 2014 में कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। इन्हीं की सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू नहीं कर सकते। पर क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा किसानों का फर्ज बनता था कि हम जाके इनसे बात करें, इन्हें समझाने की कोशिश करें। इन्होंने हमसे बात करना दूर, हमसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। शर्तें हम पे लगाई गई। अब जब किसान देश में आंदोलन कर रहा है, 8 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया, 5 तारीख को दिया था कि 5 तारीख की वार्ता सफल की जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करेगा, देश आंदोलन करेगा। आज देशव्यापी हड़ताल जो कल होने जा रही है, पूरे देश के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तब भी सरकार ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि हम आज वार्ता कर लेते हैं, कल की आप टाल करें। पर नहीं, सरकार देखना चाहती है कि देश के लोग आंदोलन में कितना शामिल होना चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है। भैया, देश की जनता एकदम ये चाह रही है कि आप इन 3 कानूनों को वापस लें। आप किसान को क्यों देश के अंदर बदनाम करने का काम कर रहे हैं? एक गरीब आदमी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का आप जुर्माना करने की बात कर रही है। आपने ऐसा कानून लाया कि अगर किसान से अगर खेत में पराली में आग लग जाए, उससे धुआं निकले, उस किसान के ऊपर 1 करोड़ रुपए आप जुर्माना करेंगे। ये नहीं देखेंगे वो किसान आधा एकड़ का है, 1 एकड़ का है, जबकि आपको पता है देश के अंदर 70% से अधिक किसान जो है मात्र 2 एकड़ से 5 एकड़ के रह गए हैं। आप समझ सकते हैं, जब किसान को आप 6,000 सम्मान निधि दे सकते हैं, उसको समझिए कि आप किसान की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है कि आप उसको महीने का 500 रुपए देते हैं तो उसके लिए भी किसान मजबूर है। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि देश को सशक्तिकरण तभी होगा जब देश का 70% आबादी किसान मजबूत होगा। राष्ट्र की मजबूती तभी होगी जब देश का किसान मजबूत होगा, देश का गरीब देश का किसान मजबूत होगा। इंद्र जी, ये आपका कहना है। एक विषय जानने में दिलचस्पी है, कल भारत बंद का आयोजन है, उसको लेकर भी 2 खबरें आ रही हैं। दिन भर का बंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का बंद है। एक तो आपसे जानना है कि बंद के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा, बंद के बाद अगला कदम क्या है? 9 तारीख की बैठक में शामिल होंगे या अब कोई बैठक नहीं, कोई बातचीत नहीं? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट करता हूं, 11 से 3 का जो बंद है वो राज्य मार्ग राष्ट्रीय मार्गों को ऊपर लेकर है जी, कि ये जो मार्ग होंगे ये इतने बंद होंगे, और उसके अंदर जो जरूरी चीजें हैं उन्हें आने जाने दिया जाएगा जी। अगले बात जो है कि देश में जो वार्ता है 9 तारीख को, जो देश के किसान है वो वार्ता करेंगे 9 तारीख को। हम वार्ता से नहीं भाग रहे, पर हम ये कर रहे हैं सरकार हाँ या ना में किसान को जवाब दे, क्योंकि अब किसान का जो है सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि भैया ये कानून अपने किसान के लिए बनाए हैं, किसान को नहीं समझ आ रहे, किसान को समझ नहीं आ रहे, किसान को नहीं पसंद है, आप हटा दीजिए। आप क्यों नहीं किसानों के साथ मिलकर, देश के साथ मिलकर काम करना चाहते? क्यों आप कंपनी को भला करना चाहते हैं? थोड़ा किसान का भला इसमें ही है भाई। इन कानूनों को वापस ले लीजिए। इन कानूनों को वापस ले लिए। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर प्रदीप सिंह जी की ओर रुख करता हूं। प्रदीप जी, अभी तक इस संदर्भ में प्रधानमंत्री खुलकर सामने नहीं आए। उन्होंने बनारस में जरूर बयान दिए इन कानूनों के समर्थन में, लेकिन आंदोलन को लेकर उन्होंने चुप्पी ठान रखी है। आप लगातार सत्ताधीशों के कदमों का आकलन करते रहते हैं। केंद्र सरकार के रुख से समाधान की उम्मीदों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, प्रधानमंत्री का क्या रुख है ये 2 अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं। एक मन की बात जो उन्होंने पिछले महीने की, उसके बाद और उससे पहले भी उनके रवैये से, उनके बयानों से, उनकी बात से बड़ा स्पष्ट है कि वो मानते हैं कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है, इसलिए उसमें वो बदलाव तो करने को तैयार है, इनको वापस लेने को तैयार नहीं है। अभी तक की जो स्थिति नजर आती है, मुझे नहीं लगता कि ये कानून केंद्र सरकार तीनों कानून खत्म करने जा रही है। इसमें बदलाव, इसमें संशोधन, उसके लिए सरकार जो है वो ओपन है, वो उसके लिए तैयार है, उसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है। लेकिन अगर किसानों की ये मांग होगी कि या तो तीनों कानून खत्म हो या आंदोलन, तो मुझे लगता है कि तीनों कानून खत्म तो नहीं होने जा रहे। जो मुझे जितना समझ में आता है, प्रदीप जी का आकलन यह बोलता है कि चूंकि प्रधानमंत्री निजी तौर पर इस बात को मानते हैं कि इन कानूनों की बुनियाद में किसानों के हित की भावना जुड़ी हुई है, किसानों का कल्याण जुड़ा हुआ है, किसानों का भविष्य खुशहाल होना उनकी समझ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
जहां तक किसान संगठनों की मांग है सुधार के संदर्भ में, संशोधन के संदर्भ में, तो उसमें तो सरकार अपना रवैया जाहिर कर ही रही है कि जो कुछ भी संभव है वो सुधार या संशोधन हम कर लेंगे। देखें इसका समाधान वो कैसे खोज पाते हैं। विनीत पुनिया जी आखिरी हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक संक्षिप्त टिप्पणी उनकी लेते हैं कार्यक्रम समाप्त करने से पहले। जी विनीत जी, आप अपनी बात करें। मैं सिर्फ जो बात की थी प्रधानमंत्री जी का ही बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वाई शुड आवर फार्मर्स नॉट गेट द राइट प्राइस? फार्मर्स आर नॉट बेगिंग, दे वर्कड हार्ड फॉर इट एंड शुड गेट गुड प्राइसेस। मैं प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके अपने अहंकार से बाहर निकलिए, कृपा करके इस देश के किसानों की बात मान लीजिए, कृपा करके अपने सत्ता के अहंकार को त्यागिए, कृपा करके जो 12 दिन से किसान सर्दी के अंदर बाहर बैठे हैं सड़कों पर, जो भी कह रहा है कि ये किसान आंदोलित हैं, गलत आंदोलित हैं, प्लीज 1 घंटे के लिए एक बार उनकी बात सुन लीजिए। विनीत जी का कहना है और प्रेम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि मेरी बात भी सुन लीजिए। जी प्रेम प्रकाश जी। जो विनीत जी बोल रहे हैं उसी को प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों के माध्यम से किया है। एमएसपी लागू रहेगी, सरकारी खरीद एमएसपी पे, उसके अलावा किसान को दूसरा मार्केट अवेलेबल कराया गया है। किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, अपने माल को अपने अनुसार कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि किसानों के कीमत वाजिब मिले इसकी व्यवस्था की गई है। पर कमाल यह है कि जो सरकार इतनी दमदारी से कह रही है उसको किसान बिल्कुल भी समझ क्यों नहीं पा रहा है। संकट किसान की समझ का है या सरकार की नीयत का, इसी का फैसला होना बाकी है। देखिए आने वाला समय क्या नतीजा लेकर हमारे बीच में आता है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर किसानों के जुनून को समर्पित। हमारा शेर ये कहता है कि हवा को जिद कि उड़ाएगी धूल हर सूरत, कि हवा को जिद कि उड़ाएगी धूल हर सूरत। हमें यह धुन है कि आईना साफ करना है। अजहर अदीब ने जो ये लिखा है, देखें आईना की धूल किसान साफ करते हैं या सरकार? कौन धूल और कौन आईना, आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।